नमस्कार, जय हिंद। पॉलिटी पीटी 365 की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने राजभाषा के बारे में बात किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें तुलु जो भाषी लोग थे उन्होंने डिमांड किया था कि तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सहकारिता के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में। देखिए, इसमें जो टॉपिक है समझ लेते हैं इसको। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन क्या होता है या कोऑपरेटिव क्या होती है? सहकारिता। तो सहकारिता ये एक स्वैच्छिक संघ होता है, वॉलेंट्री होता है, स्वैच्छिक संघ होता है। और किन लोगों का संघ होता है? ये उन व्यक्तियों का संघ है जिनकी ज़रूरतें समान होती हैं और जिनके साझे आर्थिक लक्ष्य होते हैं, हित होते हैं, और ये इन अपने लक्ष्यों हितों को पाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। और यही संघ क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। सहकारिता कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उपभोक्ताओं की सहकारी समिति हो सकती है, उत्पादकों की, प्रोड्यूसर की सहकारी समिति हो सकती है, सहकारी ऋण समितियां हो सकती हैं जो ऋण प्रोवाइड करती हैं, विपणन मार्केटिंग से संबंधित सहकारी समिति हो सकती है, हाउसिंग के लिए हो सकती है, सहकारी कृषि के लिए हो सकती है। आप जब मेंस में इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सहकारी कृषि समितियाँ तो इस प्रकार की हो सकती हैं। आगे चलते हैं, इसमें पीटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो 97th अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऐड किया गया और इसमें कहा गया कि सहकारी समितियों का जो गठन करना वो एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है? संगम या संघ बनाने की आज़ादी है। तो संगम संघ बनाने की आज़ादी में एक वर्ड और जोड़ा गया, सहकारी समितियाँ। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया। 43 मतलब ये डीपीएसपी में आ जाएगा। तो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसमें भी कहा गया कि राज्य जो है वो क्या करेगा? सहकारी समितियों के गठन आदि को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है 9 बी भाग 9 का बी जोड़ा गया हमारे संविधान में। यहाँ पर इन जो आर्टिकल्स ऐड किया गया है उनके बारे में दिया गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के बारे में कहा गया कि कुछ निबंधनों के अधीन संगम या संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता होगी। 43 के बी के बारे में बताया गया कि राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक विरचना, स्वैच्छिक विरचना का मतलब वॉलेंट्री फॉर्मेशन, मतलब ये वॉलेंट्री है, कोई बाध्यकारी नहीं कि सहकारी समितियां बनाना ही बनाना है। लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। चूँकि आप जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो कानूनी रूप से लागू नहीं है, विधिक रूप से उसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। इस वजह से डीपीएसपी जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, क्योंकि वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से भाग 9 का बी जोड़ा गया, सहकारी समितियों से संबंधित। अब यहाँ पर समझें सहकारी समितियों के बारे में। तो सहकारी आंदोलन जो स्टार्ट होता है वो ब्रिटेन से शुरू होता है 1844 में। वहाँ पर 28 बुनकरों के द्वारा ये शुरू किया गया था। पहली सहकारी समिति की जो शुरुआत हुई थी रॉबर्ट ओवेन के द्वारा हुई थी 1844 में। नाम क्या था इस सहकारी समिति का? इसका नाम था रोचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स। रोचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स। इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि जो भी समूह के लोग हैं उन समूह को के लोगों को बिचौलियों से बचाना। बिचौलियों से जब बचाएंगे तो क्या होगा? उनको बाज़ार मूल्य से कम कीमत पर चीज़ें मिल पाएंगी और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो पाएगी। अब बुनकर बेचारे थे वो कितना कमाते रहे होंगे, लेकिन अब जो बिचौलिए होते थे उनकी वजह से उनको चीज़ें महंगी मिलती थी। तो इन बिचौलियों को हटा करके उनकी हेल्प करना, ये है बैकग्राउंड। अब अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें सहकारी समितियों की, क्या क्या संवैधानिक या सांविधिक स्थिति है, तो देखें सहकारी समिति जो आता है वो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची के अंतर्गत लिस्टेड है। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। क्लियर? 97th अमेंडमेंट का संबंध किससे है? जो कि 2011 में आया था, सहकारी समितियों से है। और सहकारी समितियों का गठन एक फंडामेंटल राइट है, आप कर सकते हैं, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट। हालांकि कुछ शर्तें लागू होती हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखना, निरपेक्ष नहीं है। जैसे कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का तो ये मतलब नहीं होता ना कि हम ये नारे लगाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो कुछ शर्तें होती हैं और मूल अधिकार जो है वो निरपेक्ष नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
इसमें देखिए आर्टिकल 43B ये ऐड किया गया है कि राज्य जो है वो प्रयास करेगा सहकारी समितियों के गठन को। और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, बहुराज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम 2002। कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कई राज्यों में काम करती हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इसके तहत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। भाग 9 का जो बी है वो आर्टिकल 243 ZH से लेकर के जो 243 ZT तक ऐड किया गया है भाग 9 B में। अगर इंडिया में बात करें तो हमारे देश में सर फ्रेडरिक निकोलसन, इनको कहा जाता है सहकारिता आंदोलन का जनक, फ्रेडरिक निकोलसन को। क्यों? क्योंकि जब मद्रास में बहुत ज़्यादा हमारे देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय किसानों की समस्या के निस्तारण के संदर्भ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। फिर फाइनली 1895 में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट पब्लिश करके इन्होंने सहकारी कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों की स्थापना की बात की। तभी से सहकारी आंदोलन का मार्ग हमारे देश में प्रशस्त होता है। इसी की वजह से फ्रेडरिक निकोलसन को सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, कुछ और प्रोविजंस इसके बारे में देख सकते हैं। अन्य संबंधित तथ्य, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 97th अमेंडमेंट के कुछ प्रावधानों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। और 9B जो हमारा भाग 9B है ना, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो बस ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था। आगे चलते हैं प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। आदेश में क्या था कि जो भी OCI हैं, ओवरसीज़ इंडियंस हैं, ओवरसीज़ इंडियन, ये जो लोग हैं ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे पढ़ेंगे ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये लोग जो पत्रकार और शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं और पत्रकार हैं, उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। मतलब भारत सरकार को पता होना चाहिए कि जो OCI पत्रकार हैं, जो रिसर्चर हैं, वो अपना यहाँ पर इंडिया में कौन कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये जो OCI हैं उनको ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार की इस सूचना को कोर्ट में चुनौती देंगे। ठीक है, क्यों, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए इसके पीछे कारण ये है कि OCIs को लगता है कि जो भारत सरकार है वो हमें विदेशी नागरिक मानती है, और तो वास्तव में तो ये विदेशी ही है, क्योंकि ये इंडियन नहीं है। ध्यान रखना, अभी हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, OCI और NRI में OCI जो है इनके ऊपर शुल्क भी लगाया गया है काफ़ी ज़्यादा। तो इनका कहना है कि हम लोग इतना शुल्क नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ विवाद के मुद्दे हैं। अब जो PT में आपका क्वेश्चन बनना है वो यहाँ से बनना है, NRI और OCI, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो समझ लेते हैं डिफरेंस। सबसे पहला कि कौन, NRI कौन होते हैं और OCI कौन होते हैं। तो NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नाम से ही लग रहा है कि ये इंडियंस हैं, बट नॉन रेजिडेंट हैं, मतलब वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन हैं कौन, वो इंडियंस ही हैं। ठीक है, तो ये भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन इस समय वो भारत में नहीं हैं, वो दूसरे देशों में रहते हैं, उन्हें हम NRI कहते हैं। OCI कौन होते हैं? ये प्रवासी भारतीय नागरिक, ध्यान से समझिएगा। OCI जो होते हैं ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है उसकी धारा 7A के तहत OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो जिसके पास OCI कार्ड है वो क्या कहलाएगा? प्रवासी भारतीय नागरिक। ठीक है, प्रवासी भारतीय नागरिक कहलाएगा। जिसके पास भी OCI कार्ड है वो भारतीय नागरिक नहीं होता, बस इतना सा ध्यान रखना। आगे देखते हैं इनको लाभ क्या मिलता है। जो कोई भी व्यक्ति NRI है और OCI है, तो NRI तो जो होते हैं वो तो भारतीय ही होते हैं, वो भारत आ सकते हैं आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो भारत जो भी उनके पास राइट्स, इंडियन के पास राइट्स होते हैं वही राइट्स उनके पास हैं। ठीक है, और यहाँ पर जरा समझिए OCIs के पास क्या है। OCIs जो होते हैं उनको एक ऐसा वीज़ा दे दिया जाता है कि वो भारत में कई बार आ जा सकते हैं आजीवन। ठीक है, और ध्यान रखना इनके पास क्या क्या राइट होंगे वो सरकार समय समय पे जारी कर सकती है। भारत में कितनी भी अवधि तक रह सकते हैं, कोई बैन नहीं होता। जो OCI होते हैं इनके लिए पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से भी छूट होती है। हालांकि कुछ NRI और जो OCI हैं उनमें समानता भी है, जैसे कि वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रत्येक सुविधा में समानता, दोनों ही यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कृषि और बागानी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़ करके संपत्ति को लेकर के अंतर है। ठीक है, वो OCI जो होते हैं वो अधिग्रहण नहीं कर सकते संपत्तियों का, एग्रीकल्चरल लैंड और बागानी लैंड का। ठीक है, और भारतीय बच्चों को गोद लेने की अंतर्देशीय सुविधा, तो कुछ मामलों में यहाँ पर समानता देखने को मिलेगी, बाकी मामलों में अंतर है। और यहाँ देखते हैं
देखिए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता किस प्रकार अर्जित कर सकता है, चूँकि ये तो पहले से ही भारत के नागरिक होते हैं तो इनको अर्जित करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये लोग जो है बाद में अगर भारतीय नागरिक OCI हैं, भारतीय नागरिक अगर वो बनना चाहते हैं तो वो बन भी सकते हैं। जैसे कि उन्हें क्या करना होगा, पहले तो उन्हें कम से कम 12 महीने तक भारत में रहना होगा। जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पूर्व 12 महीने तक उन्हें भारत में रहना होगा, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रोविजंस नागरिकता से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान का भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भाग 2 है ये सिर्फ जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 या 49 तक ही मान लीजिए, 26 जनवरी 1949 की। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो 5 है वो 49 को ही लागू हो गया था 26 जनवरी 1949 में, और पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जो आर्टिकल 5 से 11 है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि 26 जनवरी 1949 को भारत का नागरिक कौन होगा, उसके बाद का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। लेकिन आर्टिकल 11 जो कहता है वो कहता है कि संसद कानून बना सकती है नागरिकता से संबंधित। तो संसद ने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, और इसमें नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति को लेकर के प्रावधान किए गए। नागरिकता की प्राप्ति से रिलेटेड कितने तरीके से आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहला है जन्म के द्वारा, फिर है वंश के आधार पे, फिर है पंजीकरण के आधार पे, फिर है देशीकरण के आधार पे, और यहाँ पर एक हो गया जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, और पांचवा यहाँ पर मिसिंग है, वो है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। अगर किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तो भारत सरकार उन क्षेत्र के निवासियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे कि जब पांडिचेरी को भारत में मिलाया गया तब नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया गया और वहाँ के लोगों को भारत का नागरिक घोषित किया गया। नागरिकता की समाप्ति कितने तरीके से हो सकती है, तो यहाँ देख सकते हैं 3 तरीके से हो सकती है, स्वैच्छिक त्याग, और यहाँ पर समापन, और तीसरा है वंचन। तो 3 तरीके से नागरिकता का निरसन हो सकता है। ठीक है, नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती। और गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत समय समय पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य को अधिकार प्रदान करता है। तो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा एक पॉइंट कि जो CAA को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये वही सिटीजनशिप कानून है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या किया गया कि जो 3 देश के लोग हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के 6 धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म को हटा दीजिए, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, अगर ये भारत में आते हैं तो इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पर दी जाएगी, तो यहाँ पर है देशीकरण। ठीक है, देखिए देशीकरण में क्या था, क्यों आखिर सारा विवाद था, तो इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। इसमें ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को तभी नागरिकता मिलेगी जब वो पिछले 14 साल में से कम 12 साल तक वो इंडिया में रहा हो। ठीक है, पिछले 14 साल, जो पिछला 14 साल है उसमें से कम उसे 12 नहीं बल्कि वो 11, ठीक है, तो पिछले 14 सालों में से कम 11 साल उसे भारत में रहना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व वो कम से कम 1 साल से तो भारत में रह ही रहा हो। तो ये शर्त थी देशीकरण में। सरकार ने संशोधन करके कहा कि इन 3 देशों के 6 धर्म के लोगों को 11 साल नहीं रहना पड़ेगा, अगर वो 6 साल भी रहते हैं ना तो भी उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो इसी को लेकर के विवाद था कि इनको तो 6 साल में ही ना दे दिया जाएगा नागरिकता, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें तो पूरा रहना पड़ेगा 11 साल। दूसरी बात कि इसमें मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो वो एक अलग मेंस का टॉपिक बनता है, बस इसका हमने पीटी वाला जो पार्ट था वो समझ लिया। आगे चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूरे हो गए। तो संविधान सभा आप जानते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन में फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके में सदस्य थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा
की संरचना की अगर बात करें तो अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो माउंटबेटन प्लान था, जब माउंटबेटन प्लान को जुलाई में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने पारित कर दिया, तो यही बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसकी धारा 8 जो थी उसके द्वारा मान्यता भी दी गई थी संविधान सभा को। संविधान सभा की संरचना, इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 प्रांतों से आने थे, जो प्रांत की विधानसभाएं थी वो चुनती इनको। 93 मेंबर्स जो थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, देसी रियासतें थीं, वहाँ से आते। और जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से आते। ठीक है, 4 मेंबर कहाँ से? चीफ कमिश्नर वाले प्रांत से। और ऐसे प्रांत जहाँ पर चीफ कमिश्नर का शासन था उसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये क्षेत्र 4 राज्य थे। ठीक है, तो इस तरीके से 389 टोटल सीटें थी। हालांकि जब माउंटबेटन प्लान आया तो उसके बाद पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तो कुछ सीटें उधर चली गईं, कुछ देसी रियासतें उसमें मिल गई, तो टोटल सीट जो बची थी भारत में वो 299 बच गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होता है, संविधान सभा की बैठक होती है। 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक लोगों को चुना गया था संविधान सभा में। संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई बैठक, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर को फिर बैठक हुई, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया और फाइनली यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बन जाता है। इसी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान इसको अपनाया। किसने? संविधान सभा के द्वारा ही ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि आज़ादी से पहले ही हमने संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको एडॉप्ट किया गया था, लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है उसको हमने 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये अंतिम बैठक का दिन है 24 जनवरी 1950, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, क्लियर? हाँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने दिनों में इन्होंने हमारा संविधान पूरा तैयार कर दिया था और लगभग 60 देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा। टोटल 64 लाख का लगभग खर्च आया था। तो ये हमने पढ़ लिया संविधान सभा के बारे में। अब आगे चलते हैं। दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को लागू करिए दिव्यांगजनों के लिए। ध्यान रखना, हमारे देश में कानून आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसके तहत कहा गया था कि जो दिव्यांगजन हैं उनको 4% का आरक्षण मिलेगा नौकरियों में। ठीक है, 4%, मतलब जो भी कैटेगरी है ना, जैसे ओबीसी है, SC/ST, तो उसमें भी दिव्यांगजनों के लिए 4% अलग से उसी में मिलेगा। ध्यान रखना, ये आरक्षण जो लिमिट है ना 49.5% की, उससे अलग ये नहीं है, ये आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? चलिए अब इसमें देखते हैं दिव्यांग होते कौन हैं। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कहा गया कि जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है उन्हें ही दिव्यांग माना जाएगा। ठीक है, दिव्यांग किसे माना जाएगा? जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है। और दिव्यांगता होती क्या है, तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर वो 21 टाइप हम नहीं देखेंगे, वो सोशल जस्टिस का टॉपिक है। ठीक है, तो 21 प्रकार के दिव्यांगताओं की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हैं दिव्यांग जनों के आरक्षण को लेकर के। इसमें पहला केस है सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्यवाद। जनवरी 2020 में निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि दिव्यांगजनों को केवल नियुक्ति में ही नहीं पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू नहीं किया था पहले। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। बस इतना, ये पॉइंट आप ध्यान रखो, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट है सरकारी अनुदान के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी भी संस्थान को सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अर्थात जो सरकार है वो अनुदान, मतलब कोई भी संस्थान है वो सरकार से अनुदान पाने के लिए उसके पास वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 30 आप जानते हैं, आर्टिकल 29 और 30 ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, जो धार्मिक और भाषाई आधार पे, दो प्रकार के अल्पसंख्यक की चर्चा है, धार्मिक और भाषाई। अब इसी में समझना आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है। वो कहता है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षण संस्था से इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका प्रबंधन कौन कर रहा है, धर्म या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। मतलब सीधे सी बात है कि अगर किसी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई संस्थान है तो राज्य इस आधार पर उनसे भेदभाव नहीं कर सकता कि उसका तो मैनेजमेंट अल्पसंख्यक वर्ग के पास है। तो राज्य भेदभाव करने से मना करता है, हमारा संविधान मना करता है कि राज्य किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी भी संस्थान से उनको अनुदान देने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुदान पाना फंडामेंटल राइट नहीं है, भेदभाव नहीं करेगा ये तो ठीक है, लेकिन जो अनुदान पाने का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो अनुदान देगी ही देगी, हाँ, लेकिन जब वो देगी तब वो किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग का है, बहुसंख्यक वर्ग का है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना। चलिए, अब इसमें आर्टिकल 30 में ही जो मैंने बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, युक्त निबंधन। अब इसमें क्या कहा गया कि सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक वर्गों के मध्य कोई विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, किंतु यदि कोई संस्था ऐसी सहायता से जुड़ी शर्तों को स्वीकार या उनका अनुपालन नहीं करना चाहती, इसमें कहा गया कि सरकार जब अनुदान देती है तो कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को संस्थान नहीं फॉलो करना चाहता तो फिर वो मना कर सकता है कि हाँ हमें अनुदान नहीं चाहिए, क्योंकि अनुदान के साथ अगर शर्त जुड़ी है और वो शर्त वो नहीं मानना चाहता संस्थान, तब तो फिर अनुदान नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी संस्थान स्वतंत्र होता है, वो शर्त को माने या ना माने, अगर नहीं मानता है तो फिर अनुदान भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजद्रोह। तो जो हमारी आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता 1860, इसका जो धारा नंबर 124A है ये राजद्रोह से संबंधित है, सेडिशन से। सेडिशन होता क्या है, तो सेडिशन का मतलब है कि ध्यान से समझिएगा कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, किसके प्रति, सरकार के प्रति, और कौन सी सरकार, जिसको कानूनी रूप से स्थापित किया गया है उसके प्रति क्या करना, घृणा या अवमान या असंतोष उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयास करना। ध्यान से समझिएगा, घृणा उत्पन्न करना, अवमान या असंतोष उत्पन्न करना या करने का प्रयास करना। ठीक है, क्यों करेंगे ये सब चीज़ें, वो इसलिए करेंगे विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कैसे कर सकते हैं, तो कई तरीके से किया जा सकता है। पहला, बोल करके या शब्दों के द्वारा, लिख करके, संकेत के माध्यम से, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन दृश्य रूपण प्रस्तुति के द्वारा, या किसी अन्य प्रकार से। अगर कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करता है, अवमान उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यह एक गैर जमानती अपराध होता है, इसमें जमानत नहीं होती, इसमें आजीवन 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, पासपोर्ट वगैरह जब्त हो जाता है, सरकारी नौकरी के लिए फिर अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक केस है, देखिए ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई केस आए, जब आप मेंस का क्वेश्चन ये वाला पढ़ेंगे ना 124A, तो वहाँ पर इन डिफरेंट केसेस के बारे में लिखना होता है। जैसे रोमेश थापरवाद है, केदारनाथ सिंह वाद, कन्हैया कुमार वाद, ये जेएनयू में जब नारे वगैरह लगाए गए थे। राजद्रोह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी इसका हुआ है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कहा था कि राजद्रोह कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि किसी भी कृत्य को राजद्रोह तब माना जाएगा जब उसमें निम्न तत्व विद्यमान हो। कौन कौन से, ये वाले, लोक व्यवस्था का भंग होना, एक वैध सरकार को हिंसक रूप से सत्ता से हटाने का प्रयास करना। ठीक है, हिंसक रूप से सरकार को हटाने की कोशिश करना, और राज्य या जनता की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करना। ये 3 तत्व जरूरी होने चाहिए, तभी राजद्रोह का केस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अब देखिए, राजद्रोह जो 124A है, इसको हटाने की भी बात होती है। अब वो सब बताया ना कि वो मेंस में आप पढ़ेंगे पूरा, कि एक तो हमारे संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो हम बोल सकते हैं ना, और सरकार से अगर हम कुछ मामलों में असंतुष्ट हैं
और हम सरकार की आलोचना करते हैं तो राजद्रोह कैसे हो गया। अब ये उन लोगों का तर्क होगा जो इसके विरोध में है, कुछ इसके पक्ष में रहेंगे कि 124 ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये विधि द्वारा स्थापित सरकार है, जनता ने चुना है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दे रहे हैं, तो होना चाहिए। तो इसके दोनों अपने पहलू हैं, वो मेंस में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेट स्पीच। हेट स्पीच जो है अभी एक समिति का गठन किया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, पीटी के दृष्टिकोण से समझिए हेट स्पीच का क्या प्रोविजंस है। हमारी जो आईपीसी है 1860 की, उसमें हेट स्पीच की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन जो बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट होता है। बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ये जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, जो सशस्त्र बल हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करती है, आरएनडी में काम करती है। इसने कहा कि हेट स्पीच क्या होती है। इसके अनुसार ऐसी भाषा जो किसी व्यक्ति को उसकी पहचान, अन्य लक्षणों जैसे कि लैंगिक आधार पे, अभिविन्यास मतलब बनावट के आधार पे, कोई जैसे कोई दिव्यांग है, या धर्म के आधार पर कलंकित करे, अपमानित करे, धमकी दे, ऐसा अगर कोई करता है तो ये आता है हेट स्पीच में। संयुक्त राष्ट्र ने भी हेट स्पीच पर रणनीति और कार्य योजना, यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच जारी किया, उसमें भी कुछ बातें बताई गई। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में हेट स्पीच से रिलेटेड क्या कानूनी प्रोविजंस हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये क्लियर है। आईपीसी की धारा 124A, इसमें राजद्रोह के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और आईपीसी की धारा 153A और 153B ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य जिससे दो समूहों के बीच शत्रुता बढ़ती है तो उसके लिए दंड का प्रोविज़न करता है, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें हैं, अब इतना सब नहीं ध्यान रखना, ना ही याद ही रहेगा। विश्वनाथन समिति है 2019 का, बस इतना ध्यान रख लीजिए ये समिति किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी एक इन्होंने कहा था कि 153C और सब क्लॉज B, 505A ये सब चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, आईपीसी में इन्होंने शामिल करने की बात किया था, ठीक है। तो इतना ध्यान नहीं रखना। आगे चलते हैं। बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना। अभी पंजाब में आपने देखा होगा कि वहाँ पर शायद हरमंदिर साहिब में ही था, वहाँ एक कोई व्यक्ति था, शायद वो मानसिक रोगी था या जैसा भी, तो वो मतलब सिखों का जो पवित्र स्थल होता है उसमें वो घुस गया था, तो उसको पीट पीट के मार दिया गया था। इसी ऐसे ही घटनाओं को ईश निंदा कहा जाता है। मतलब जो चीज़ किसी भी धर्म के लोग के लिए पवित्र होती है तो उसको नुकसान पहुँचाना या उसका अनादर करना, ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती, ईश निंदा। तो इसी से रिलेटेड है ये। अब देखिए इसमें क्या है कि ऐसी घटनाएं आप पाकिस्तान में ज़्यादा देखते होंगे कि वहाँ पर इस निंदा के लिए बहुत ही सख्त कानून है, शायद फांसी की सज़ा भी वहाँ हो जाती है। हमारे जो आईपीसी है उससे कुछ धाराएं हैं 295, 295A, 96, 97, 98 ये जो हैं इस निंदा की घटनाओं से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 जानते ही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका के आधार पर आप आर्टिकल 22 को लागू नहीं कर सकते, ठीक है। किस आधार पे कि कानून और व्यवस्था का उल्लंघन की आशंका है, इस आधार पे आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सपोज कोई व्यक्ति बम विस्फोट करने जा रहा है और तुरंत जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने पता लगाया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसे ही कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट माने रोकना, कोई भी वो अपराध करने जा रहा था और हम उसको अपराध करने से रोक दिए, पहले ही गिरफ्तार कर लिए, इसे ही कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध के बारे में अगर हम देखें तो जो हमारी सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी 1973 है उसकी धारा 151 इसमें निवारक निरोध की बात की गई है और हमारे संविधान का आर्टिकल 22 इससे संबंधित है, ठीक है। हालांकि जो निवारक निरोध है उसके तहत भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसे भी अपने विधि व्यवसायी मतलब वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर राष्ट्रहित में ऐसा न करना जरूरी हो तो उसे बताया नहीं जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। हालांकि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो शत्रु देश का है तो उसे ये सब अधिकार नहीं है कि उसे वकील दिया जाए, उसे बताया जाए।
नेक्स्ट है विरोध प्रदर्शन का अधिकार। अभी आपने देखा होगा किसानों के मुद्दों को किसानों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर के अपना आंदोलन किया था और शाहीन बाग का भी इशू था CAA के मुद्दे को लेकर के। तो काफ़ी समय तक सड़कें जो हैं वो बंद रहीं। सड़क जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों के आने जाने के लिए इसमें बहुत सारी दिक्कत हुई लोगों को। तब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा और कहा गया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार आपका है बिल्कुल, लेकिन विरोध प्रदर्शन के अधिकार को यातायात या लोक आवाजाही में बाधक नहीं बनना चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, इसके तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मूल अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना, हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये तो अलग पॉइंट हो गया। तो विरोध प्रदर्शन तो करिए, लेकिन यातायात और लोक आवाजाही में बाधक नहीं बनना, जैसे सड़क जाम कर देना। तो अगर आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन का, तो लोगों को भी तो आने जाने की आज़ादी है ना। तो एक फंडामेंटल राइट आप अपना पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो निरपेक्ष नहीं होते, इनके तहत युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी फॉरगॉटेन, भूल जाने का अधिकार। ये क्या होता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत खबर फैली और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अखबार में भी आ गया कि अच्छा फलाने इस मुद्दे पर गिरफ्तार हो गया, ठीक है। खूब उसकी इंसल्ट हुई, बाद में जांच हुई, पता चला कि वो सब फर्जी था। लेकिन अब समझिए, अब वो व्यक्ति कहीं जाता है, मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, और किसी ने क्या किया कि उसी अखबार को दिखा दिया कि अच्छा इसने तो ऐसा किया था, जबकि वो वास्तव में ऐसा था नहीं, उसके खिलाफ कुछ गलत हुआ था या गलत तरीके से उसे फंसाया गया था। तो अब वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास राइट टू बी फॉरगॉटेन होना चाहिए, जो भी न्यूज़ वगैरह पे इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें पड़ी हैं मेरे खिलाफ, उन सबको हटा दिया जाए। इसे ही कहा जाता है राइट टू बी फॉरगॉटेन, ठीक है। और ध्यान रखना, राइट टू बी फॉरगॉटेन एक ये आता है निजता के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें यहाँ दिया गया है कि एक जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, उसी का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें राइट टू बी फॉरगॉटेन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 311 क्लॉज 2, इसके बारे में समझ लीजिए क्या है ये। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक सरकारी शिक्षक की सेवाओं को बिना किसी जांच के ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो आर्टिकल 311 है ना, ये क्या कहता है? 311 ये कहता है कि जो सिविल सेवक होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो संघ के हों, उनको उनका किस तरीके से उन्हें हटाया जाएगा, कैसे उनका प्रमोशन रोका जा सकता है, मतलब कि उन्हें पदावनत कर देना, ठीक है, इसके प्रोविज़न करता है। अब इसमें किस कानून का उल्लंघन हुआ? तो इसमें आर्टिकल 311 का उल्लंघन होता है। 311(2) कहता है, 311 का क्लॉज 2, 311 का क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की पद से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदावनति से पहले जांच अनिवार्य है। बिना जांच के आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वहीं 311 का क्लॉज 2 सब क्लॉज सी ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना जरूरी नहीं है, तो भी यहाँ पर किसी को बर्खास्त, निष्कासन या उसका पदावनति हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 311 ये हो गया। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में, इसके बारे में समझ लेते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, देखिए इसमें पीटी में क्या क्वेश्चन बनता है वो समझते हैं पहले। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो एक अर्ध न्यायिक निकाय हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है? काम तो ये न्यायपालिका वाला करते हैं, लेकिन इसमें जो निर्णय करने वाले लोग होते हैं वो जज नहीं होते, ठीक है। जैसे कोई भी संस्था अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक होने का मतलब उसका काम तो न्याय का करने का है, लेकिन जो न्याय का काम कर रहे होंगे जो लोग, वो लोक सेवक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है। विदेशी अधिकरण या फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, इसका जो स्थापना है वो 2 कानून है, आप यहाँ देख रहे हैं। विदेशी विषयक अधिकरण आदेश फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964, और एक कानून है विदेशी विषयक अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट, ये है 1946 का, ठीक है। तो विदेशियों विषयक अधिनियम, ये विदेशियों से जुड़ा हुआ एक्ट है, इसीलिए इसको हम फॉरेनर्स एक्ट बोलते हैं 1946 का। इसके तहत इसकी स्थापना
की गई है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है, ये पता लगाना कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। ठीक है, अब ये मुद्दा कहाँ से आया? ये मुद्दा जब आपने देखा होगा कि CAA का जब मुद्दा आया था NRC का, तो असम में जब ये NRC लागू की गई तो बहुत से लोग उसमें बाहर हो गए। उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो सके कि वो भारत के नागरिक हैं। तो अब उनके पास अपील करने का अधिकार कहाँ पर था? इसी के पास था, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास। ठीक है, इनको 2 प्रकार के मामलों हेतु अधिदेशित किया गया। पहला मामला, वे मामले जिनके विरुद्ध मामला सीमा पुलिस द्वारा संदर्भित किया गया है, और दूसरा वे जिनके नाम मतदाता सूची में डाउटफुल के रूप में संदर्भित किए गए हैं। डाउटफुल हैं मतलब इनको वोट देने का राइट नहीं है। वोट देने का राइट ना होने का मतलब वो विदेशी होंगे। तो असम वगैरह में इतना ज़्यादा घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से कि वहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा कि इसमें इंडियंस कौन है और बांग्लादेशी कौन है, क्योंकि वो उनका पैदा वो बांग्लादेश में होते हैं, आधार कार्ड बन जाता है इंडिया में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत वहाँ दिक्कत हो रही है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, अब हम ज़रा समझ लेते हैं। जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? एक सदस्य के द्वारा किया जाता है। वो कौन होता है? एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, कोई नौकरशाह हो सकता है, या कोई एडवोकेट होगा, ऐसा एडवोकेट जिससे 7 साल का अनुभव हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका अध्यक्ष होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि फॉरेन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन होता है। तो कोई एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हो सकता है, नौकरशाह हो सकता है, अधिवक्ता। अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसका जो मतलब न्याय का काम कर रहा होगा वो जज नहीं होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं ना, नौकरशाह। तो नौकरशाह भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? वो भी बन सकता है, लेकिन रिटायर्ड अगर जज हैं तो वो भी बन सकते हैं, एडवोकेट भी बन सकते हैं। 2019 में, अच्छा, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है इसका गठन कौन कर सकता है? राज्य या केंद्र? तो ध्यान रखना, 2019 से पहले तक ये इसके गठन की शक्ति केवल केंद्र के पास थी, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया। संशोधन करके कहा गया कि जो राज्य हैं और यूटीज़ हैं वो भी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक सेक्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार का कार्यकरण, फंक्शनिंग के बारे में हम देखेंगे। जो हमारी पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल गवर्नमेंट है। टॉपिक क्या है? संसदीय सत्रों की गिरती उत्पादकता। तो ये मेंस का टॉपिक है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए कि उत्पादकता कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। लेकिन हमारे लिए पीटी का क्या बनता है यहाँ से कि संसद का सत्र जो है आहूत करने के बारे में। संसद का सत्र कौन बुला सकता है? तो आर्टिकल 85 इसके बारे में प्रोविज़न करता है। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। सरकार का मतलब प्रेसिडेंट, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति अपने मन से संसद बुला सकता है? नहीं। इसके लिए आप जानते हैं कि जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट में ढेर सारी कमिटीज़ हैं, जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो MSP को अनाउंस करती है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरी समिति संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो जब ये सिफारिश करती है प्रेसिडेंट से, तब राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है कि इतने समय से इतने समय तक होना ही है सेशन। ठीक है, लेकिन एक परंपरा है। परंपरा के अनुसार संसद की जो बैठक है वो 1 साल में 3 बार होती है, क्योंकि कहा गया है हमारे संविधान में कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कम से कम 2 सेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो ना, तो कम से कम 2 सेशन तो होगा ही होगा। तो हमारे यहाँ पर 3 सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन और उधर शीतकालीन सत्र। तो 3 सेशन होते हैं, और सबसे लंबा जो सेशन होता है वो कौन सा चलता है? बजट सेशन चलता है सबसे लंबे समय तक। अब देखिए संसद के में काम वगैरह कैसे होता है, थोड़ी सी रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। जैसे स्थगन क्या है? स्थगन का मतलब होता है संसद चल रही है, अब कोई सदस्य उसमें मान लीजिए कि उपद्रव शुरू कर दिया, तो संसद को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो संसद की बैठक को कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए स्थगित करना, और इसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है वो बता देता है कि इतने बजे तक संसद को स्थगित किया जाता है, या इतने मिनट के लिए, मतलब एक निश्चित टाइम भी बताया जाता है कि अब 2 बजे से संसद पुनः बैठेगी। ठीक है, या सत्र शुरू होगा, मतलब कार्रवाई शुरू होगी। दूसरा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पीठासीन अधिकारी है स्थगन करने के वक्त वो समय नहीं बताता, वो कहता है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, मतलब वापस कब
जो कार्रवाई है शुरू होगी ये क्लियर वो नहीं बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्रावसान। नाम से ही लग रहा है सत्र प्लस अवसान, यहाँ दो शब्द हैं, सत्र प्लस अवसान मतलब सेशन खत्म हो गया, जो मान लीजिए बजट सत्र है वो खत्म हो गया, तो इसे कहते हैं कि सत्र की समाप्ति। और सत्रावसान जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। अवकाश, अवकाश का मतलब क्या होता है कि जो सत्रावसान हुआ और अगली बैठक, जैसे कि मान लीजिए बजट सेशन खत्म हुआ, अब मानसून सेशन आएगा, तो बजट सेशन मानसून सेशन के बीच में जो सत्रावसान और अगली बैठक के बीच, मतलब जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसके बीच का जो टाइम है वो अवकाश है। और नेक्स्ट है विघटन। तो विघटन तो लोकसभा का ही केवल होता है, राज्यसभा का तो होता नहीं। तो लोकसभा का कार्यकाल जब खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, विघटित कर देता है। या मान लीजिए कि कभी बहुमत नहीं मिला तब भी राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा का उपाध्यक्ष। ध्यान रखना अभी हमारे देश में जो लोकसभा है उसके उपाध्यक्ष हैं ही नहीं, 2019 के बाद से उसमें उपाध्यक्ष किसी का चुनाव ही नहीं किया गया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये चर्चा में आ गया। हमारा जो संविधान है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के दो पीठासीन अधिकारियों की बात करता है। जब अध्यक्ष का पद कभी खाली हो जाता है किसी वजह से या अनुपस्थित हैं तो जो उपाध्यक्ष होता है वही क्या करता है, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। आर्टिकल 94 यह क्या कहता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको दे सकता है, अध्यक्ष को। ठीक है, आर्टिकल 93 ये क्या कहता है कि लोकसभा, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे 19 में हुआ, तो लोकसभा बैठेगी, जब आएंगे तो ध्यान रखना उसमें एक प्रोटेम स्पीकर पहले चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, जो उस सदन के सबसे वरिष्ठ मेंबर होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और चुनाव करवाता है जो लोकसभा का अध्यक्ष है। ठीक है, तो अब जब चुनाव हो जाएगा तो फिर नया लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा, तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के पद से, बाकी मेंबर तो रहते हैं वो। तो लोकसभा क्या करेगी, अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, आर्टिकल 93 में कहा गया है। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। मतलब अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, उपाध्यक्ष का पद खाली उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन अभी तक तो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं है 2019 के बाद। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसीलिए तो 2019 के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुआ। अगर समय सीमा निर्धारित होता कि चुनाव होने के 10 दिन के अंदर ही चुनाव हो जाना चाहिए उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष का, तब तो हो ही जाता, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। और ध्यान रखना अनाउंस कौन करता है तिथि वगैरह कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि तय करता है और उपाध्यक्ष की जो निर्वाचन की तिथि है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसको राष्ट्रपति नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा समझिएगा कुछ बातें हमारी लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम में भी बताया गया है। जो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम नंबर 8 है उसमें कहा गया कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का दायित्व किसके पास है, अध्यक्ष के पास है। ठीक है, इसके अलावा जो नियम नंबर 9 है वो क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन होने के लिए अध्यक्ष के द्वारा 10 सदस्यों की एक तालिका बनाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं, तब क्या होगा, तब एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें 10 सदस्यों की लिस्ट होती है। ठीक है, और वो सदस्य क्या करेंगे, बारी बारी से वो अध्यक्ष बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया लोकसभा का अध्यक्ष, फिर हो गया उपाध्यक्ष, और इधर बाकी 10 लोग और हैं, तो टोटल 12 हो गए ना। तो अब मान लीजिए किसी वजह से लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बन जाएगा, और मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अब यहाँ 10 नंबर 3 नंबर से जो यहाँ बाकी 10 लोग हैं ना, अब उनकी बारी आ जाएगी। क्या वो उपाध्यक्ष बनेंगे, नहीं, वो डायरेक्ट अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो उपाध्यक्ष के लिए ये बात नहीं है, ये सीधे है अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये तब की बात है जब अनुपस्थित हैं। अगर पद ही खाली है तब किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तब उसके लिए ये होगा कि चुनाव किया जाए, तुरंत चुनाव करवाया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं लोकसभा के बाद से। अब एक पॉइंट यहाँ पर, 11वीं लोकसभा के बाद से यह आम सहमति रही कि अध्यक्ष का पद जो है वो सत्ता पक्ष को मिल जाए और उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्षी दल को मिल जाए।
जो 11वीं लोकसभा है उसका टाइम 1996 से 1998 के बीच में हुआ था। ये एक हंग पार्लियामेंट थी, किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। इसी की वजह से जो 11वीं लोकसभा थी उसमें 3 प्राइम मिनिस्टर बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल, जिन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 3 लोग प्राइम मिनिस्टर बने। और इसी 11वीं लोकसभा के बाद ये कहा जाता है कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। ठीक, पदावधि तो लोकसभा की समयावधि के बराबर ही होती है इन लोगों की जो पदावधि होती है। और कैसे हटाया जाएगा, तो चूँकि लोकसभा के ही ये मेंबर होते हैं तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। अब उपाध्यक्ष के बारे में एक पॉइंट है कि उपाध्यक्ष जो होता है वो बजट समिति का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष क्या है? बजट समिति का अध्यक्ष होता है। वह सचिवालय के बजट प्रस्तावों को आम बजट में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने से पहले मंजूरी देता है। सचिवालय के बजट प्रस्तावों को आम बजट में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने से पहले मंजूरी कौन देता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष देता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट है कि भारत का उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के पद पे जो भी व्यक्ति होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष स्वतः बन जाएगा। ठीक है, इसे ही पदेन कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा हाँ, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना, ना तो राज्यसभा का ना ही लोकसभा का। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति एक संवैधानिक पद है, उपसभापति एक संवैधानिक पद है और यहाँ आर्टिकल 89 के तहत बनाया गया है। और उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों से ही होता है। इसी तरीके से विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अब एक पॉइंट, भारत के अध्यक्ष मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर, उस पद की उत्पत्ति कब हुई? तो 1921 में हुई थी, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत हमारे देश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, केंद्रीय विधान सभा बनाया गया। ठीक है, इससे पहले तक कौन करता था अध्यक्षता? तो गवर्नर जनरल या वायसराय करता था विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो लोक लेखा समिति के बारे में।